हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम चैप्टर नंबर अपना 3 स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का, जिसमें हमने 2 सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम सीरीज़ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम मेटल किस तरह से एयर के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि जो मेटल है वो सॉल्यूशन के साथ में, मेटल सॉल्यूशन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है। चलिए हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं अपनी। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपर का वायर लेना है। ठीक है, हमें एक कॉपर का वायर लेना है और वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हमें सैंड पेपर से उसको क्लीन करके रखना है। कॉपर का वायर हमें सैंड पेपर से क्लीन करके रखना है। अब उसके बाद में हमें साथ में क्या लेनी है, एक आयरन की नेल लेनी है। आयरन की नेल लेंगे मतलब हमें एक कील लेनी है। एक कील लेनी है और एक वायर लेना है कॉपर का, और ये किसकी होनी चाहिए हमारे पास में, आयरन की। अब हमें उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉपर वायर को किस में रखेंगे, आयरन सल्फेट में। आयरन सल्फेट का मतलब FeSO4 का एक सॉल्यूशन लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हम किसको डिप करेंगे, कॉपर वायर को। नेक्स्ट हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉपर सल्फेट रखेंगे और साथ में हम क्या डिप करेंगे, इसमें आयरन की नेल, मतलब हम आयरन डिप करेंगे। अब देखो, उसके बाद में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर 20 मिनट्स के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन हुआ है और किस तरह से, अगर रिएक्शन हुआ है तो उस रिएक्शन का क्या नेम है, तो उसका टाइप बताना है। अब आपसे देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि अगर हम ये रिएक्शंस कराते तो उस रिएक्शन का नाम बताओ और कौन सी टाइप है। देखो, रिएक्टिव मेटल्स जो है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, आप उसकी जगह से हटा देता है। तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने 4 रिएक्शंस पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं हम इसको। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफ इन चैप्टर 1 दीज रिएक्शंस। तो रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देगा। अगर मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा A है और एक बच्चा B है। ठीक है, B किसके साथ बैठा है, एक अपने फ्रेंड D के साथ में बैठा है, ये दोनों। अब क्या करेंगे, जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, जो B है वो अपने फ्रेंड किसके साथ बैठा है, D के साथ। अब A जो है, A आ गया, D का बेस्ट फ्रेंड है, तो D क्या करेगा, B को छोड़कर A के पास आ जाएगा। देखो A के साथ में कौन आ गया, D, और B क्या हो गया, अकेला हो गया। देखो B किसके साथ बैठा है, D के साथ। कब तक बैठा था, जब तक उसका फ्रेंड नहीं था। जैसे उसका फ्रेंड आ गया तो वो किसके साथ चला गया, अपने फ्रेंड के साथ चला गया। इट मीन्स उसकी ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ में है, ए के साथ। मतलब ए क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, मतलब वो फास्ट फ्रेंड है। तो इट मीन्स ए क्या हो गया, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और बी क्या रह गया, अकेला रह गया। तो सिमिलरली इन रिएक्शंस में भी यही होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके पास में वो अपने दूसरे के पास से हटा के अपने पास ले आएगा। तो हमने देखा कि जब हमने ये टेस्ट ट्यूब में हमने ये ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो मेटल ए था, जैसे मेटल ए में हमने ले लिया आयरन ले लिया, और साथ में हमने किसका सॉल्यूशन बनाया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जो सल्फेट था वो किसके साथ आ गया, वो SO4 के साथ में आ गया, और अकेला कौन रह गया, कॉपर रह गया। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, कॉपर को किसके अंदर डिप किया, FeSO4 के अंदर डिप किया, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सल्फेट किसका अच्छा फ्रेंड है, आयरन का। तो उसने रिएक्शन करने से मना कर दिया और वो बोला कि मैं उसी के साथ में ही रहूँगा। तो सिमिलरली इस तरह से है, तो इसको बोलते हैं हम रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो हमें क्या बताना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें। देखो, ये जो सीरीज़ है, ये टेबल है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखो, पोटेशियम है, दूसरा सोडियम है, तीसरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे टॉप पर है वो ज़्यादा रिएक्टिव, और सबसे नीचे वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो गोल्ड क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया, और टॉप पर क्या हो गया, पोटेशियम क्या हो गया, वो मोर रिएक्टिव हो गया। इन द अबव एक्टिविटीज़ हम जो है ऊपर वाली इसमें सीरीज़ में देख चुके, जो रिएक्शंस हैं
उसके साथ में मेटल्स के साथ में जो है अलग अलग मेटल ने किसके साथ में रिएक्ट किया था, सबसे पहले एसिड के साथ में किया था, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ में किया, मतलब एयर के साथ में किया, फिर वाटर के साथ में किया, अब मेटल सॉल्यूशंस के साथ में किया। ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि हर केस में मेटल का ये नहीं था कि उसका जो रिएक्शन करने का तरीका सेम नहीं था, हर केस में उसने अलग अलग तरह से क्या किया, रिएक्ट किया। तो वी कैन से दैट कि मेटल जो है ईच एंड एवरी केस विल रिएक्ट डिफरेंटली। अब हम देखते हैं, हम अपने क्लास 9th में ऑलरेडी हम एटॉमिक वाले चैप्टर में, एटॉमिक वाले में, स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप सब पहले से पढ़ चुके हो क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था, सपोज करो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हमने कुछ शेल्स पढ़ी थी KLMN शेल्स। हमने देखा था जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, सेकंड में 8 है, फिर 18, फिर 32। हमने इस तरह से एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोलते थे 2n का स्क्वायर। अब देखो जो फर्स्ट वाले में है उसमें 2 ही जा सकते हैं, तो 2 और सेकंड में 8, तो कितने हो गए टोटल 10। अब कितना आया, बच गया 11 होना चाहिए, कितना बच गया 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने होने चाहिए थे, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन सी शेल हो गई हमारी, n की वैल्यू 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 2 जा 18। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 18 होने चाहिए, बट यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। लेकिन हम जब ऑक्टेट फिल करते हैं तो हम 8 से करते हैं। जब हम 11th क्लास में जाएंगे तब हम इसको करेंगे डिटेल में, आउ बाउ प्रिंसिपल से, SPDF से। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। अब हमारे पास में देखो कितना एक्स्ट्रा है, 1। या तो हमारे पास में 10 ही होने थे, या फिर और कितने आने चाहिए, 7 और आने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी रिएक्टिविटीज़ में देखते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 8, हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो देखो तीसरे में कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, लेकिन कितना आ रहा है 1, कितने और चाहिए, 7 और चाहिए। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, तो ये किसी के साथ में भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। देखो अब हम देखते हैं नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। तो हमारे जो पहली जो सेल है हमारी KLMN, फर्स्ट सेल में कितने आ सकते हैं 2, और सेकंड में कितने आ सकते हैं 8। तो अब देखो 2 + 8 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, नियॉन में कितने आए, 10 आए। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये 10 आए हैं, अब यहाँ पर देखोगे कि अब यहाँ पर 2 होने चाहिए और यहाँ पर 8 होने चाहिए। इसका मतलब ये इसके पास में इसको चाहिए ही नहीं, और ना ये किसी को देगा ना किसी से लेगा। ठीक है, इसके ऑक्टेट क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है, ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ना ही ये गेन करेगा। इसका ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इट मीन्स दिस इज अ नोबल गैस। ये कौन सी गैस हो गई, नोबल। जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है तो उस गैस को क्या बोला जाता है, उस गैस को बोला जाता है नोबल गैस। उस गैस को क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है। ठीक है, ये जैसे हमने देखा हीलियम है, हीलियम के 2 10 होता है, तो 2 और 8, आर्गन 2 8 8, देखो सारा कंप्लीट है। लेकिन सोडियम देखा हमने 2 8 1, 2 8 7, 2 8 3, 2 8 8, पोटेशियम 2 8 8 1, 2 8 8 2। ठीक है, तो इसका ये क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर देखा आपने 5 6 7 8, देखो आप ध्यान रखना जिसके लास्ट में 1 2 3 ये वैलेंसीज आती हैं, दीज आर ऑल मेटल्स। और जिनमें 5 6 7 आती हैं, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। और जिसके लास्ट में 8 आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो नोबल गैस है, जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, दैट इज नोबल गैस। लेकिन अब देखो हमने 4 वाला नहीं पढ़ा जिसकी वैलेंसी 4 हो। 4 किसके आते हैं, कार्बन की। कार्बन क्या है, कार्बन एक कंपाउंड, कैसे कंपाउंड होगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है ना लूज़ करता है, सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। क्योंकि जो 4 वाला है अगर पूरी तरह से दे दे अपना इलेक्ट्रॉन 4, तो वो क्या हो जाता है, सबसे कमज़ोर बन जाता है, ना वो एकदम से ले सकता है। उसके पास जो न्यूक्लियस होता है इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो और 4 एटम को अपने पास में रख सके। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है, देखो अभी हमने पढ़ा 281। ठीक है, 281 सोडियम के पास में कितने होते हैं, 281। तो इसके पास में कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है।
क्लोरीन के पास में कितना है, 287। अगर ये 1 क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन का ऑक्टेट कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, इसमें 2 चाहिए फर्स्ट चाल में, दूसरे में कितने चाहिए, 8, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट। इसने 1 किसको दे दिया, क्लोरीन को। जैसे ही क्लोरीन के पास में 1 आया, उसने क्या किया, गेन किया, तो कितना हो गया, 7 + 1 8। तो इसका मतलब दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए क्या बनता है, NaCl। ये फॉर्मूला इसीलिए बनता है, क्यों, क्योंकि सोडियम के पास में कितने थे, 2, 8, 1, ये एक्स्ट्रा था। क्लोरीन के पास में 7 थे, जिसको क्या बोलते हैं, 2, 8 और 7। अगर ये 1 इसके पास में आ जाए तो कितना आ जाएगा, 2, 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम में कितना होता है, M282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और यहाँ पर दे दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बैलेंस कर सकता है। लेकिन देखो क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, तो 1 क्लोरीन यहाँ पर हो गया, एक और क्लोरीन मिल जाएगा तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी होती है, किस तरह से मतलब इनको जो आयनिक कंपाउंड बने हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, हम ये सारा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका फिजिकल नेचर कैसा है, किस तरह से सॉल्युबल है, और उसके बाद में हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेटल्स हैं वो हमें मिले कैसे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास और लगेगी हमारी इसको कंप्लीट होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं इसको।